हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोगों ने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे और आज 5वीं क्लास है। हर क्लास में हम लोग 25-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली 4 क्लासेस में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड डिस्कस कर लिए थे और आज 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो टोटल 125 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इतनी देर में आप लोगों को इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है कि आप लोगों को कितना स्कोर मिला। ठीक है, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। और देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है MTSS इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTSS? इसमें MTSS का फुल फॉर्म पूछा गया है। MTSS भारत में स्थित लाभार्थियों को विदेश से रेमिटेंस हस्तांतरित करने का एक तरीका है। MTSS का पूर्ण रूप क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विदेशों से पर्सनल रेमिटेंस को इंडियन बेनिफिशरीज को भेजने का एक तरीका है ये। ठीक है, और इस स्कीम के तहत में विदेश में स्थित रेप्यूटेड मनी ट्रांसफ़र कंपनी, जिसको कि हम लोग ओवरसीज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओवरसीज प्रिंसिपल, जिसको कि हम लोग ओवरसीज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया में स्थित इंडियन एजेंसी के बीच में एक टाई अप होता है और जो भी इंडियन एजेंट होते हैं वो इंडियन बेनिफिशरीज को फंड जो है यहाँ पर अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है ना। अब ओवरसीज प्रिंसिपल, रेमिटेंस, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ MTSS का फुल फॉर्म हम लोगों को जानना था, तो इसका आंसर हो जाएगा मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ऑप्शन नंबर ई। फिर से सुनिए, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द लिबराइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड रेगुलेशन वॉज डन? किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बैंकिंग और विनियमन का उदारीकरण किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हन कमेटी इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही हम लोगों को जानना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ओम्बुड्समैन टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेज ऑफ कस्टमर्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए लोकपाल प्रणाली शुरू की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1995 इसका आंसर हो जाएगा। कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए RBI ने 1995 में जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च किया। सन 2006 में, कब मैं लिख रहा हूँ, ईयर 2006, ईयर 2006, सन 2006 में इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में हम लोग इसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है ना। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2006 में, इसको जारी होने के बाद में हम लोग इसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 के नाम से जानने लगे और करंट में यही 2006 वाली स्कीम जो है ये ऑपरेशनल है। अगर ये पूछा जाए कि अभी करंट में कौन सी ओम्बुड्समैन स्कीम ऑपरेशनल है, तो अभी करंट में जो है ये 2006 वाली जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है यही ऑपरेशनल है। ठीक ना। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक इस स्कीम के अंडर आते हैं। बैंकिंग ओम्बुड्समैन RBI के द्वारा नियुक्त किया गया एक सीनियर अधिकारी होता है। ये भी पूछा जाता है ना कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन कौन हो सकता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको जानिए कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो होता है वो RBI के द्वारा, किसके द्वारा? RBI के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ एक सीनियर अधिकारी होता है जो कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को देखता है। ठीक है ना। और अगस्त 2020 तक RBI के डाटा के अनुसार अभी तक 20 बैंकिंग ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। कितनी? 20। और ये डाटा कब तक का है? अगस्त 2020। ठीक है, अगस्त 2020। अगस्त 2020 तक में RBI के द्वारा 20 ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। और इनके ऑफिस कहाँ होते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होते हैं? तो इनके ऑफिसेज जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट कैपिटल में ही होते हैं। जो राज्य की राजधानी होती है ज़्यादातर वहीं पर जो है इनके ऑफिसेज हुआ करते हैं। ठीक है ना। अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन कौन कौन सी कंप्लेंट्स को देखते हैं?
ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी कंप्लेन ये लोग देखते हैं। तो वैसे तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स को देखते हैं, लेकिन जो मेजर कंप्लेंट्स आती हैं जाती हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन किसके पास, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन जाती है ऑम्बुड्समैन के पास में, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास में, वो किससे रिलेटेड होती है? एक तो वो रिलेटेड होती है डिपॉजिट, रेमिटेंस और अकाउंट से रिलेटेड कंप्लेन होती है, ठीक ना। दूसरी क्या हो जाती है, वो लोन और एडवांसेस से रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं, कंप्लेन जो होती हैं, वो ऑम्बुड्समैन के पास में जाती हैं। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऑम्बुड्समैन के पास में जाते हैं, ठीक ना। मिस सेलिंग और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड कंप्लेन भी जो है वो ऑम्बुड्समैन के पास में जाती है, ठीक। तो ये रहा मोटा मोटा इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1995 इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की, ऑम्बुड्समैन प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें क्या होता है। इसमें पूछा गया है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वह कौन सी स्थिति होती है जिस टाइम पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक ना, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और इन्फ्लेशन के बारे में भी बहुत डिटेल में आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप सेड टू एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें पूछा गया है कि इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, ठीक है ना। तो ये कब होता है? व्हेन रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, इस कंडीशन में जो होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। इन्फ्लेशनरी गैप तब एग्जिस्ट करता है जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है, डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है। अब वो किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। किस किस फैक्टर की वजह से हो सकती है, थोड़ा एक दो फैक्टर भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हायर लेवल ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, इंक्रीज्ड ट्रेड एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकती है, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रियल जीडीपी जो होती है वो पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और अगर डिफ्लेशनरी गैप की बात करें हम लोग, यहाँ पर तो ये किसकी बात हुई, इन्फ्लेशनरी गैप की। और अगर डिफ्लेशनरी गैप की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कंडीशन में जो रियल जीडीपी होती है, जो रियल जीडीपी होती है वो लेस देन हो जाती है किससे, पोटेंशियल जीडीपी से। बस इसी का उल्टा है ये, वो जो है पोटेंशियल जीडीपी से लेस देन हो जाती है। रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। ये कब होता है? ये होता है डिफ्लेशनरी गैप के दौरान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following whose activities are not systematically coordinated by the monetary authority, निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों को मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित रूप से समन्वित नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ओनली सेकंड, यानी कि ओनली केवल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो ऑपरेशनल होता है वो किसी भी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो है सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट नहीं की जाती। अब यहाँ पर बात हुई है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और कोऑपरेटिव सेक्टर की। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर वे होते हैं जिनकी सभी एक्टिविटीज एक सिस्टम में होती हैं, ये किसी न किसी एपेक्स बॉडी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और उसके सभी रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि सभी कमर्शियल बैंक्स हो जाएंगे, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाए, चाहे फिर वो आरआरबीज हो जाए, फॉरेन बैंक हो जाए, सभी नेशनलाइज बैंक हो जाए, एसबीआई हो जाए, ये सभी जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से आता है, तो इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, जो भी लोग आते हैं, जो भी कंपनीज आती हैं, इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड नहीं होती किसी भी संस्था के द्वारा, कोई बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस उसमें नहीं होता है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज कैसे आती हैं, जैसे चिट फंड कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, ये क्या होती हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, ठीक है ना। निधिज होती हैं, जैसे निधि होती है ना, जैसे अभी शारदा निधि आई थी ना, शारदा निधि एक आई थी, तो ये इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हो जाती है। ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which program was instituted to help the farmers across timely and adequately credit, किसानों को समय पर और पर्याप्त रूप से ऋण देने में मदद करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब
ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच प्रोग्राम वाज इंस्टीट्यूटेड टू हेल्प द फार्मर्स अक्रॉस टाइमली एंड एडिक्वेटली। किसानों को समय पर और पर्याप्त रूप से ऋण देने में मदद करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको कि हम लोग केसीसी भी बोलते हैं। किसानों को क्रेडिट देने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई, जिसको जो है अगस्त 1998 इसको जो है अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया। इंडियन बैंक्स ने जो 1998 में जो है इसे इंडियन बैंक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और इसका मॉडल स्कीम जो है वो नाबार्ड के द्वारा बनाया गया था और इसे आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया। किसकी कमेटी के बाद में? आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में किसान क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया गया और इसका जो मॉडल था, इनिशियल मॉडल जो है वो नाबार्ड के द्वारा बनाया गया और बाद में अगस्त 1998 में बैंकों द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इसे बनाया गया था। और ये कमेटी क्या कहती है कि किसानों के लिए उनकी एग्रीकल्चर को नीड करने के लिए टर्म लोन दिया जा सके। किसानों को उनकी एग्रीकल्चर नीड के लिए टर्म लोन देने के लिए इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि आप लोग जो है किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सकते हैं। तो उसी के बाद में जो है किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सिस बैंक इज द चेंज्ड नेम ऑफ। एक्सिस बैंक किसका परिवर्तित नाम है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसका हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूटीआई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक का पहले नाम क्या था? यूटीआई था। 30 जुलाई 2007 को 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर अपना नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर लिया था। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेंसिटिव सेक्टर एज डिफाइंड बाय आरबीआई इंक्लूड्स। आरबीआई द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शंस में दिया गया है कमोडिटीज, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा। कमोडिटीज, कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट ये सभी के सभी जो हैं वो सेंसिटिव सेक्टर हैं, आरबीआई के द्वारा घोषित किए गए हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per new guidelines issued by the SEBI, the companies are required to list shares within how many days of the closure of initial public offerings (IPOs). सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार कंपनियों को आईपीओ के बंद होने के कितने दिनों के भीतर शेयर को सूचीबद्ध करना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और इसका जो आंसर हो जाएगा 3 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 3 डेज इसका आंसर हो जाएगा, 3 डेज। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका 3 डेज आंसर होगा। 18 सितंबर 2018 को सेबी ने एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद से शेयर लिस्टिंग की जो टाइमिंग है इसको 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया। पहले ये 6 डेज हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3 डेज कर दिया गया और यही 3 डेज जो है इसका ऑप्शन नंबर डी यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल सेविंग स्कीम 92 NSS 92 हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस। राष्ट्रीय बचत योजना 92 को किस डेट के बाद से सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2002, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2002। 1 अक्टूबर 1992, 1 अक्टूबर 1992 को इस योजना को जारी किया गया था और 1 नवंबर 2002 में जो है इसे 1 नवंबर 2002 में इसे बंद कर दिया गया और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना। बस ये डेट याद रखो आप लोग कि एनएसएस स्कीम जो आई थी NSS 92 ये कब लॉन्च की गई और कब बंद कर दी गई। तो 1 अक्टूबर 1992 में ये लॉन्च की गई थी और 1 नवंबर 2002 में जो है ये बंद कर दी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन शेड्यूल्ड बैंक्स द पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस दैन। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था कि इसमें हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहले हम लोग हिंदी में इसका मतलब समझते हैं। अनुसूचित बैंकों की पेड अप कैपिटल कितने रुपए से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी
जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उनकी पेड अप कैपिटल जो होती है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही हमेशा होती है। और पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेजॉरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज़्यादातर हिस्सेदारी किसकी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होती है, या फिर इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स होती हैं उसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, और ज़्यादातर का मतलब 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा कुछ भी हिस्सेदारी हो जाएगी। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंक्स इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स इज नोन एज, वे बैंक जिनमें बैंक की शेयर पूंजी का अधिकांश हिस्सा निजी व्यक्तियों का होता है उन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इसमें ये बोला गया है कि वे बैंक हैं जिसमें बैंक की शेयर पूंजी का मैक्सिमम जो हिस्सा होता है, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। तो ऐसी बैंक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ऐसी बैंक हैं जिसमें जिसका ज़्यादातर हिस्सा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम हो, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RRBs were established under the provisions of an ordinance promulgated on the 26th of September 1975 and under which act। हिंदी में अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को घोषित एक अध्यादेश के प्रावधानों के तहत और किस अधिनियम के तहत की गई थी। इसमें ये पूछा गया है कि आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन से एक्ट के तहत में किया गया था आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आरआरबी एक्ट 1976, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, आरआरबी एक्ट 1976, 26 सितंबर 1975, ये डेट यहाँ पर दी गई है 26 सितंबर 1975। 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश के तहत आरआरबी की स्थापना की गई थी, लेकिन जो आरआरबी एक्ट आया था वो 1976 में आया था। आरआरबी एक्ट जो आया था वो 1976 में आया था। और आरआरबीज का जो मालिकाना हक होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक के पास में होता है। ठीक है ना, आरआरबी का जो मालिकाना हक होता है वो 3 लोगों के पास में होता है। किसके किसके पास में होता है? पहला तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है ना, स्पॉन्सर्ड बैंक। इन तीनों के पास में आरआरबीज का जो है मालिकाना हक होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है इसमें ये भी हम लोग जान लेते हैं। आरआरबीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है? तो 50% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15%, ठीक है ना, 15% शेयर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और स्पॉन्सर्ड बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 35%। 35% शेयर जो होता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। फर्स्ट आरआरबी कौन थी? पहली रीजनल रूरल बैंक कौन थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक, ठीक है ना, प्रथमा बैंक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि नेम द फर्स्ट आरआरबी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक पहली रीजनल रूरल बैंक थी जिसका कि हेडक्वार्टर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। मुरादाबाद यूपी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मार्ट मनी इज ए टर्म यूज्ड फॉर, स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के रूप में भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि बिना किसी फिजिकल कैश के कन्वीनियंट तरीके से इससे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, ठीक है ना, इससे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ये एक तरह की प्लास्टिक मनी का काम करती है, ठीक है ना, ये एक तरह से प्लास्टिक मनी है जिसका उपयोग हम लोग किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए करते हैं। तो स्मार्ट मनी इज द टर्म यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम को सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी IDBI म्यूचुअल फंड इसका आंसर हो जाएगा। अब ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम क्या होती है, इसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन बनाएंगे और वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर एज इट इज हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हम लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट है बस उतनी ही आप लोगों को बताई जा रही है। बाकी डिटेल में धीरे धीरे वीडियोज आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IDBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ राजस्थान वाज मर्ज्ड विद व्हिच बैंक। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया था, ठीक है ना, और कब किया गया था ये भी बताओ आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 13 अगस्त 2010, 13 अगस्त 2010, 13 अगस्त 2010 को 13 अगस्त 2010 में बैंक ऑफ राजस्थान को ICICI बैंक में मर्ज कर दिया गया था। अब ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताओ, और करंट में इसका चेयरमैन कौन है ये आप बताओ। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद व्हिच बैंक इन 1993। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक को भी 2017 में SBI में मर्ज कर दिया गया था। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया था, और 2017 में भारतीय BMB भारतीय महिला बैंक को जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन व्हिच डेट 5 एसोसिएट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड भारतीय महिला बैंक मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी और भारतीय महिला बैंक का किस तारीख को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों को सामने दिया गया है, और इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ से आप लोगों को बताया था कि भारतीय महिला बैंक को जो है 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। तो ऑप्शन में आप लोग देख लो कि 2017 जहाँ पर, वही आप लोग आंसर लगा दो। अगर 2-3 ऑप्शन 2017 वाले मिलते तब आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2017 का, तो इसका आंसर आप लोग आंख बंद करके लगाओ 1 अप्रैल 2017, और ये आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017। अब SBI के 5 एसोसिएट्स कौन कौन से हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो SBI के 5 एसोसिएट्स कौन कौन से हुआ करते थे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पहला एसोसिएट था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। चौथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। पांचवा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये 5 जो थे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स थे। तो SBI के 5 एसोसिएट्स का विलय जो है, मर्जर जो है, SBI की जो 5 एसोसिएट मैंने बताया, इसका मर्जर जो है वो फरवरी 2017 में भी फरवरी 2017 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद मार्च 2017 में, उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 2017 में जो है भारतीय महिला बैंक का मर्जर भी अप्रूव हो गया। फरवरी 2017 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स थे उनका मर्जर SBI में अप्रूव हो गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और मार्च 2017 में भारतीय महिला बैंक का जो मर्जर है वो भारतीय महिला बैंक का मर्जर SBI के साथ में अप्रूव कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। और ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियली 1 अप्रैल 2017 को ये सभी जो है मर्ज हो गए। 1 अप्रैल 2017 को SBI के 5 एसोसिएट्स और भारतीय महिला बैंक ये सभी SBI में मर्ज हो गए। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है वो 2008 में SBI में मर्ज हुआ था। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इसको SBI में मर्ज कर दिया गया था। 2010 में अगर हम लोग बात करें तो 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को SBI में मर्ज किया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जो है SBI में मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये SBI के मर्जर की पूरी कहानी थी, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कब शुरू किया गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1957 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 अप्रैल 1957 को इंडियन रुपीज़, आना, पाई सिस्टम, इन सारी चीज़ों को डेसिमल करेंसी में
कन्वर्ट कर दिया गया था, डेसिमल करेंसी में चेंज कर दिया गया था, ठीक है ना। अब इसका कन्वर्जन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखो कि क्वेश्चन डायरेक्टली एक नंबर के पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम जो है वो 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम कब स्थापित किया गया था, कौन से ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले जो है इसको हम लोग जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। जो यहाँ पर ये फिनेंशियल है, ये पहले क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाद में जो है इसका नाम चेंज कर कर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1948 में किया गया था। और यह क्या है, जो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में जो है लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड NBFC है। और इसके अगर हम लोग CEO की अगर हम लोग बात करें तो करंट में इसके CEO जो हैं E शंकरा राव, करंट में इसके CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो E शंकरा राव, ये जो है इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई किसकी स्थिति है, कौन सी स्थिति में ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सा एक उसका एक पर्टिकुलर टर्म क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्टैगफ्लेशन इसका आंसर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति के बारे में बताता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं। इकोनॉमिकली अब बहुत टफ सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक जो है अनस्टेबिलिटी दोनों की ही समस्या एक साथ आती है। स्टैगफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन, ये जो हमारा ये स्टैगफ्लेशन है, ये स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर ये बना है। विकास दर ऐसे में थम जाती है या फिर कम होने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, ऐसी कंडीशन को जो है हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब यह क्यों होता है और बाकी की डिटेल बाद में पढ़ेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। अभी बस यही हम लोग जानते हैं कि इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक कर हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। इन विच केस स्टैगफ्लेशन अकर्स, स्टैगफ्लेशन किस स्थिति में होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अभी स्टैगफ्लेशन के बारे में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी डिटेल में, तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ने लगती है, ठीक है ना, बेरोजगारी मुद्रास्फीति की दर, बेरोजगारी ये सब अपने मतलब हायर लेवल पर होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन किस स्थिति में होता है, जब रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ में आता है तो क्या होता है, तब स्टैगफ्लेशन को, उस स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक ना। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था आप लोगों को इसके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। आने वाले वीडियोज़ में 25 क्वेश्चन आप लोगों को और डिस्कस करा दिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है बस उतनी थ्योरी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इतने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एक नंबर का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग वहाँ पर अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर लगा देंगे। बाकी इसकी थ्योरीज हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में सिस्टमेटिकली पढ़ते रहेंगे और उसके लिए टाइम लगेगा भी। हम लोग चाहें कि 2-4-10 दिन में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दें तो वो नहीं की जा सकती है। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक वीडियो बनाते रहेंगे और एक एक टॉपिक लेते रहेंगे, जिसको एक एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।